किसी की सलाह जो होती है ना वो बस रास्ता दिखाती है, मंजिल तक पहुंचना खुद ही को पड़ता है। आपने अपने वकीला को पेश नहीं किया और कहा कि वकील सफाई जो है वो अदालत के लिए दे सकते। ख़वातीन का वोट पिछले इलेक्शंस में इतना ज्यादा इस्तेमाल नहीं हुआ। क्या वजह थी जो पहले इस तरह से आगे नहीं आई? पॉलिटिकल पार्टीज की अदम दिलचस्पी भी एक बुनियादी मसला है, दूसरा कल्चर का भी बड़ा इशू है। मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, नॉट इजी, स्पेशली MMA इतना इजी गेम भी नहीं है। गवर्नमेंट की तरफ से हमें कोई भी कुछ भी हेल्प नहीं मिलता। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। सुबह खैर, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू दुनिया बोल है। मैं हूँ आपकी मेज़बान सहरिश ज़ुहेब। आज बुध का रोज़ है और कराची की सुबह बड़ी खूबसूरत है क्योंकि रात में अच्छी खासी बारिश हुई है, तो इसके बाद रोड्स धुले धुले, दरख्त पौधे धुले धुले, तो बहुत अच्छा नज़ारा था। लेकिन अब कुछ धूप निकल आई है, लेकिन सर्दी की शिद्दत में थोड़ा सा इजाफा हुआ है। तो वेरी प्लेजेंट मॉर्निंग और होप सो आपकी सुबह भी बहुत अच्छी होगी। अल्लाह का शुक्र है कि हम लोगों को एक और नई सुबह जो है वो मैसर आई है, अल्लाह ताला की तरफ से मिली है। तो अब हमने जनाब आज शो को एंजॉय करना है। शो का आगाज़ करते हैं अच्छी सी बात से। वो कहते हैं ना, किसी की सलाह जो होती है ना वो बस रास्ता दिखाती है, मंजिल तक पहुँचना खुद ही को पड़ता है, खुद हिम्मत करनी पड़ती है और सही लोगों से सलाह लेनी चाहिए। गलत बंदे से सलाह नहीं लेनी चाहिए। जो बंदा तजुर्बाकार हो, जो उस हवाले से कोई नॉलेज रखता हो, उससे हमेशा सलाह लेंगे। जो आप अपने इर्द गिर्द में हर किसी से डिस्कस करते हैं ना बात कि अच्छा तुम बताओ मेरे साथ ये मसला हो गया, अब क्या करूँ, अच्छा तुम बताओ मैं क्या करूँ। अब वो इंसान भले ना कभी उस तरह की सिचुएशन से गुजरा हो, ना उसको कोई नॉलेज हो, लेकिन उसकी सलाह आपको कंफ्यूज कर देगी। तो बेहतर यह है कि सही बंदे की सलाह लें, बाकी आगे सारा काम आपका है। आपको खुद हिम्मत करनी है मंजिल तक पहुंचने की। तो अपने स्पिरिट्स को हाई रखें, पॉजिटिव रहें, अल्लाह ताला से दुआ करते रहें। अब आखिर में जो कहते हैं ना, वो साथ देने वाली ज़ात एक ही होती है और वो अल्लाह ताला की होती है, तो उम्मीद उसी से रखनी चाहिए। अब शामिल करेंगे बड़ी खबर। साइफर केस का फैसला आ गया। बानी चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन PTI मुल्की सलामती से खिलवाड़ के मुजरिम करार। इमरान नियाजी और शाह महमूद को 10 साल कैद बामुशक्कत। जज अबू अल हसनात ने मुख्तसर फैसला जुबानी सुनाया। फैसले के खिलाफ PTI का हाई कोर्ट से रुजू का ऐलान। सियासी गहमा गहमी उरूज पर। आम इंतखाबात में 8 दिन बाकी। 10 सालों में पहली बार पाकिस्तान में इंतखाबी सिनफी फ़र्क 10 साल में पहली बार 10 मिलियन से भी कम रह गया। ख़वातीन वोटर्स की तादाद में इजाफे से इलेक्शन के क्या असरात होंगे, प्रोग्राम में बताएंगे। ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी ज़रखेज़ है साकी। इंटरमीडिएट के तलबा जो कि इस वक्त सख्त परेशान हैं, इम्तिहानात के नताइज कुछ उनकी मर्ज़ी के नहीं हैं। तकरीबन 64% तलबा को फेल कर दिया गया, जिस पर धरना इस वक्त जारी है। आखिर ये मामला है क्या और इसका हल क्या निकलेगा, इस पर आज हम लाजमी बात करेंगे। पाकिस्तानी खातून फाइटर की थाईलैंड में धूम। अनीता करीम ने एक और एजाज़ अपने नाम कर लिया, चैंपियनशिप अपने नाम कर ली। अनीता करीम की कामयाबी की कहानी सुनेंगे उन्हीं की जुबानी। ये जनाब वो तमाम बड़ी खबरें जिन पर डिटेल में आज हम बात करेंगे, लेकिन इसमें जब खास तौर पर मैं इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स की बात करूंगी। जो मैंने कहा ना, ये ज़रा नम हो ये मिट्टी तो बड़ी ज़रखेज़ है साकी, उसकी वजह यह है कि ये वो स्टूडेंट्स हैं जिनके मैट्रिक में 90% मार्क्स थे, 98%, 94%, और उनको फेल कर दिया गया है इंटरमीडिएट में। तो ये कुछ इसमें गड़बड़ है, तभी वो लोग धरना भी दे रहे हैं कि आखिर ये कैसे मुमकिन है जो इतना ब्राइट शाइनिंग स्टूडेंट है वो इंटरमीडिएट में आके इतना पीछे रह जाए कि उसको वो फेल ही हो गया। इस पर जमात इस्लामी भी काफ़ी सख्त स्टांस लिए हुए और हम देख रहे हैं हाफिज़ नईमुर रहमान काफ़ी बात कर रहे हैं, तो इस पर लाजमी हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। अभी हम ट्रेंड्स की तरफ आते हैं। तो हैशटैग साइफर केस इस वक्त एक्स पर ट्रेंड कर रहा है। साइफर केस में साबिक वज़ीर आज़म इमरान नियाजी और शाह महमूद को 10 साल की कैद की सज़ा सुनाई गई है। बानी चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन PTI मुल्की सलामती से खिलवाड़ के मुर्तकिब करार पाए हैं, जिसके बाद की सज़ा सुनाई गई, जिस पर हमने देख रहे हैं कि जज अबुल हसनात ने मुख्तसर फैसला जो कि ज़ुबानी सुनाया है और PTI की जानिब से साइफर केस का फैसला हाई कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान सामने आ गया है। फैसले के बाद बैरिस्टर गौहर की कारकुनान से पुरअमन रहने की अपील। कहा सजाए मौत भी देते तो हम तैयार थे। इस ट्रेंड में सारिफीन मुल्क से गद्दारी पर आने वाले फैसले पर मिले जुले तासुरात का इजहार कर रहे हैं और अब तक तकरीबन 1 लाख से ज़ायद सारिफीन हैं जो कि इस पर अपने पोस्ट कर चुके हैं, ख्यालात का इजहार कर चुके हैं। अब हम दूसरे ट्रेंड की तरफ आते हैं जो कि है
ब्लास्ट पोस्ट्स, तकरीबन इसमें 20,900 के करीब लोगों ने पोस्ट किए। सिबी में इंतखाबी रैली के करीब धमाका हुआ जिसमें 4 अफराद जाँ बहक हुए हैं, मुतादिद जख्मी हो गए हैं। धमाके के बाद लाशों को और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया गया है और इंतजामिया की जानिब से अस्पताल में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। सिबी में होने वाले धमाके के बाद इलेक्शन कैंपेन का जो मामला है उस पर इलेक्शन कमीशन का नोटिस भी आया है। चीफ सेक्रेटरी और IG बलोचिस्तान से फौरी रिपोर्ट तलब की है। टॉप ट्रेंड में सारिफीन हुकूमत से इंतखाबी रैलियों पर सिक्योरिटी का सवाल करते नजर आ रहे हैं और तकरीबन 20,000 से ज़ायद लोग हैं जिन्होंने इस पर अपने अपने ख्यालात का इजहार किया है। तो ये अभी इलेक्शन से पहले की सूरत हाल है कि ये बलोचिस्तान का जो सूबा है वो मुसलसल दहशतगर्दों के निशाने पर है और वहाँ पर ये बिला वजह एक फस क्रिएट किया जा रहा है और पैनिक क्रिएट किया जा रहा है। इलेक्शंस भी सर पे हैं, इस मामले को संजीदगी से देखना होगा कि आखिर ये कौन से अनासर हैं जो कि इस वक्त मज़मूम मकासद जो हैं वो अपने उनमें मसरूफ़ हैं। अभी हम बात करते हैं जी पाकिस्तान में आम इंतखाबात को अब सिर्फ 8 दिन बाकी हैं, लेकिन कल एक बहुत बड़ा फैसला आया है। खुसूसी अदालत ने मुल्क के साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और साबिक वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी को साइफर केस में 10-10 साल कैद की सज़ा सुना दी है। मंगल को डियाला जेल में खुसूसी अदालत के जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन ने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत सज़ा सुनाई है। ये सारा मामला है जिसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से काफ़ी सवालात उठाए जा रहे हैं, तभी उन्होंने हाई कोर्ट से रुजू करने का ऐलान भी कर दिया है। इसी सारे मामले पर बात करने के लिए साबिक अटॉर्नी जनरल अख्तर औसाफ साहब इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अख्तर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। अख्तर साहब, जो सवालात इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उठा रही है उनको मद्देनजर रखते हुए आप इस केस को किस तरह देखते हैं? जो ट्रायल इसमें किया गया, आपके ख्याल में तमाम कानूनी तकाजे पूरे किए गए, ऐसे ही होना चाहिए था? बिल्कुल, कानूनी तकाजे पूरे होने चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। और अगर कानूनी तकाजे पूरे ना किए जाएं तो केस जो है वो अपील स्टेज के ऊपर वो। अरशद साहब, इसमें हम देख रहे हैं कि तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं जो इस फैसले के आने के बाद बहुत सारे शुकूक व शुबहात उठा रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि सबसे पहले तो जो वकील सफाई दिए गए वो नहीं दिए जाने चाहिए थे, कानूनन ये ठीक नहीं है। आप बताइएगा कि क्या ये कानून के मुताबिक हुआ? क्योंकि उनके वकील तो पेश नहीं हो रहे थे, तो अदालत की ऐसी सिचुएशन में ये मजबूरी होती है कि फिर दिया जाता है, इससे पहले ऐसा हुआ है? जी, बहुत केसेस में ऐसा हुआ है और ये कानून का तकाजा है कि आप किसी ट्रायल को फ्रस्ट्रेट ना होने दें। और ये हथकंडे जो ट्रायल को लटकाने के लिए, उसको सवालत देने के लिए और उसको फ्रस्ट्रेट करने के लिए जो किए जाते हैं, उसके मुताबिक उसके लिए CRPC में भी और दूसरे कवानीन में भी ये बिल्कुल मौजूद है। ये और हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर्स में भी लिखा हुआ है कि अगर कोई मुल्जिम इस तरीके से फ्रस्ट्रेट करने की कोशिश करे ट्रायल को, तो फिर जो अदालत है वो मुकर्रर कर सकती है वकील सफाई को। पहली बात। दूसरी बात ये है कि जब आप कोई काम गलत तरीके से करें तो आप बाद में उसका फायदा उठा नहीं सकते। यानी आपने अपने वकीला को पेश नहीं किया और कहा कि वकील सफाई जो है वो अदालत भी नहीं दे सकते, हालांकि कानून में लिखा हुआ है। उस कानून को चैलेंज नहीं किया गया। और जब तक कि ये सारे सिलसिले चल रहे थे, एक और चीज़ बड़ी सिग्निफिकेंट है, वो ये है कि मेरा ख्याल है कि हाई कोर्ट ने ये भी कहा था कि इसका डे टू डे हेयरिंग करें। उसकी वजह ये है कि इसके अंदर बहुत सारे गवाहान जो हैं वो मुल्क से बाहर से आए हुए थे और वो इंडेफिनिटली तो नहीं बैठे रह सकते। अगला पहलू इसका और इम्पोर्टेंट ये है कि इस अदालत के पास सिर्फ एक ही केस है, और अगर एक अदालत के पास एक ही केस है तो जाहिर है उसमें तो कोई तातुल नहीं आएगा, फिर तो केस आगे चलेगा। होता तो ये है कि बहुत सारे केसेस होते हैं एक अदालत में, तो इसलिए वो दूसरी काम को भी निपटा सकते हैं। यहाँ तो एक ही केस था, इसलिए देखना पड़ेगा कि कोर्ट का रिकॉर्ड क्या कहता है। इससे पहले इसके ऊपर पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स देना शायद मुनासिब भी नहीं। सही। अच्छा, इसमें अख्तर साहब जो अभी हम देख रहे हैं कि तहरीक इंसाफ के रहनुमा बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जी इतनी जल्दी जल्दी खुद ही वकील सफाई भी लगा दिया, जल्दी जल्दी गवाहान के ऊपर उनको सुन भी लिया, जरा भी हो गई और बड़ा एक्सपीडाइट किया गया इस प्रोसेस को, जो कि इस पे शकूक व शुबहात पैदा करता है। तो आपके ख्याल में इसमें कुछ ऐसे सवालात हैं जिन पर जवाब आना जरूरी होंगे? वो तो ये कह रहे हैं कि जस्टिस रश्ड इज जस्टिस ट्रस्ट। जी, और दूसरी बात ये कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। बिल्कुल, ये भी तो है, उतना ही इम्पोर्टेंट है जिस तरह जस्टिस रश्ड इज जस्टिस क्रश्ड। तो बात तो इतनी सी है
कि रिकॉर्ड के ऊपर क्या चीज़ लिखी हुई है। जुबानी कहना कुछ और बात है और रिकॉर्ड के ऊपर कोई चीज़ लाई जाए तो और बात है। अब ट्रायल के जो वकला हैं वो अपने सारे काम छोड़ देते हैं, वो और केसेस में पेश नहीं होते, और बाकी अदालतें भी इस चीज़ का रिस्पेक्ट करती हैं कि एक लॉयर जो है वो एक पर्टिकुलर केस में डे टू डे हियरिंग में पेश है, तो उसको कोई वहाँ पे कोई दूसरी अदालत जो है वो ये कोई सख्ती नहीं करती कभी भी। और बारहा हुआ है, मेरी तो मुशाहदे में यही बात है कि जब आप किसी अदालत को ये बताते हैं कि मैं एक ट्रायल में मसरूफ़ हूँ जो डे टू डे चल रहा है, तो अदालत आपको बिल्कुल एडजमेंट देती है, आपके केस को साइड पर रख देते हैं, बाद में सुन लेते हैं, शाम में सुन लेते हैं, होता है। सही। अच्छा अशतर साहब, इस केस की जो बुनियाद थी, जो कि क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट था, उसका गायब हो जाना, जिस पर अभी हमने देखा है कि बानी पीटीआई की तरफ से ये कहा गया कि ये मिलिट्री जो सेक्रेटरी थे उनकी जिम्मेदारी थी उसकी सिक्योरिटी या फिर उसको महफूज रखना, उसका गायब हो जाना, फिर जनाब कुछ ऐसी बातें भी कि पता ही नहीं चला वो गया कहाँ पर। अब इसमें इसी तनाजुर में अगर इस मामले को देखा जाए तो खारजा सतह पर जो नुकसान हुआ, जो ताल्लुकात ख़राब हुए या जो हम आइसोलेशन में चले गए, आप इस हवाले से किस तरह देख रहे हैं? ट्रायल इस तनाजुर में जिस तरह चला बिल्कुल ठीक चला, सारे तकाजे पूरे किए गए, प्रोसिक्यूशन के पास ठोस शवाहिद मौजूद थे, वो सही तरीक़ेकार से इस केस को लेकर चले? वो तो सब रिकॉर्ड की बातें हैं, रिकॉर्ड पे देखा जाएगा कि चार्ज सही फ्रेम हुआ, चार्ज क्या कहता है, आपको जो है वो सफाई का मौका दिया गया। अब देखिए जो केस जिसके अंदर सिर्फ डॉक्यूमेंट्स की बात हो, और ये डॉक्यूमेंट की प्रूफ की बात ही है, ये ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ चोरी हो गई या कोई चीज़ निकाल दी गई या कोई चीज़ डाल दी गई, कोई इस तरह की चीज़ें हों तो फिर ज़रूर उसके अंदर आपको गवाह लेके आने कि मेरे सामने चोरी हुई या मेरे सामने कत्ल हुआ या कोई तोड़ फोड़ हुई तो मेरे सामने हुई, ये चीज़ें ज़रूरी होती। लेकिन मोटे मोटे से 5-6 सवाल। पहला, साइफर आया और उसके साथ लीगल सवाल ये है कि साइफर का क्या सैंक्टिटी है, क्या साइफर की इम्पोर्टेंस है और उसके ऊपर लॉ क्या कहता है। नंबर 2, क्या साइफर को डिस्क्लोज किया गया, अगर डिस्क्लोज किया गया तो उसकी क्या सज़ा है और उसके डिस्क्लोजर के मुतालिक कवानीन क्या कहते हैं, रूल्स क्या कहते हैं। जहाँ तक मुझे इल्म है साइफर के ऊपर तो आप कोई अपना दस्तखत भी नहीं करते कि मैंने इसको पढ़ लिया है, आप उस पर कोई कमेंट भी नहीं लिखते और कहीं और भी कमेंट नहीं लिखते। उसकी वजह यह है कि इसकी सैंक्टिटी बहुत ज़्यादा है, हमारे कानून में भी, इंटरनेशनल लॉ में भी, और ख़ास तौर पे जब ये सेंसिटिव मामला होते हैं, सिक्योरिटी, सही, बहुत आपकी स्टैंडिंग की बात। सही, बहुत शुक्रिया अशतर साहब, आपने अपना कीमत दिया और आपने इस हवाले से अपनी राय से हमें आगाह किया। लेकिन अभी जो सियासी तज्ज़ियाकार हैं वो इस केस के फैसले के आने के बाद इसकी सिग्निफिकेंस, इसकी टाइमिंग पर बहुत बात करेंगे। इलेक्शन बिल्कुल सर पर है और ये फैसला आने के बाद अब बानी जो पीटीआई हैं वो इलेक्शन की दौड़ से तो मुकम्मल तौर पर बाहर हो गए हैं। अभी हम बात करेंगे ख़वातीन वोटर्स की तादाद में इजाफे की, जो कि 10 सालों में पहली बार ऐसा हुआ है कि पाकिस्तान में इंतखाबी सिनफी फ़र्क 10 साल में पहली बार 10 मिलियन से भी कम रह गया है। इस वक्त हम बात करेंगे इसी सारी सिचुएशन पर। शाद बेगम साहिबा इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुकी हैं, जो कि सोशल एक्टिविस्ट हैं, विमेन एक्टिविस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम शाद साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। जी वालेकुम सलाम। शाद साहिबा, ये आप जैसे लोगों की ही एफर्ट्स हैं जिसकी बिना पर हम देख रहे हैं कि फ़र्क कितना कम रह गया और अब ख़वातीन भी अच्छी खासी बड़ी तादाद में अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगी। मुझे बताइएगा कि आप लोग जो कि काम कर रहे हैं इस हवाले से किस तरह काम कर रहे हैं, रिस्पॉन्स आपको कैसा मिल रहा है, या कोई हर्डल्स अगर हैं तो वो किस तरह की हैं? जी थैंक यू सो मच। खुशी की बात यह है कि इस दफ़ा जो पिछले हमारे इंतखाबात रहे हैं उसकी निस्बत इस वक्त ख़वातीन में गहमा गहमी बहुत ज़्यादा है। उसकी एक वजह तो ये है कि आपको इल्म होगा कि खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान जैसे इलाकों में ख़वातीन का वोट पिछले इलेक्शंस में इतना ज़्यादा इस्तेमाल नहीं हुआ, इसलिए जो जितने सियासतदान हैं, जितने पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उनको इस बात का बहुत बेहतर अंदाज़ा है कि ये वो वोट है कि अगर वो उनके हक़ में इस्तेमाल होता है तो उनकी जीत मुमकिन हो सकती है। इसीलिए जो जितनी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो चाहे डोर टू डोर मुहिम हो ख़वातीन के ज़रिए वो कर रही हैं और अपने मर्दों को ख़ुसूसी ये पैगामात दे रहे हैं कि आपका सिर्फ निकलना लाजमी नहीं है इलेक्शन के दिन, बल्कि आपकी ये अव्वलीन जिम्मेदारी है कि उस दिन आप अपनी ख़वातीन को ज़रूर पोलिंग स्टेशन लेकर आएँ और उनका वोट पोल करवाएं।
तो ये और दूसरा ये कि ख़वातीन के लिए स्पेसिफिक कुछ नुकात के हवाले से भी कुछ पॉलिटिकल पार्टीज आगे बढ़ रही हैं और ये दावा कर रही हैं कि वो ख़वातीन की इश्यूज को रिजॉल्व करने को अहमियत देंगी। मुश्किलात हैं क्योंकि एक तो मौसम को अगर हम देखें तो इन इलाकों में ऐसे इलाके हैं कि जहाँ पे बारिश हो रही है और सर्दी की वजह से मुश्किलात बढ़ सकती हैं, जिसकी बुनियादी वजह ये है कि यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट का हमारा बड़ा इशू होता है, जो रूरल एरियाज हमारे हैं, और यहाँ पे ख़वातीन की अपनी फाइनेंसिस इतनी नहीं होती कि वो खुद अरेंज करें, लिहाजा वो यहाँ पे मर्दों पे तकिया करेंगी कि वो उनके लिए ट्रांसपोर्ट अरेंज करे और वो जा सके। दूसरा एक इशू ये भी यहाँ पे आता है कि जो पुलिंग स्टेशन हैं, अभी भी काफ़ी हद तक कोशिश की गई है कि ख़वातीन के लिए सेपरेट पुलिंग स्टेशन हो, लेकिन जिस तादाद में होनी चाहिए उसकी अभी भी कमी है। लेकिन पिछले की निस्बत अभी कोशिश ये की गई है कि सेपरेट पुलिंग स्टेशन हो, जिससे हो सकता है कि ख़वातीन की जो वोट का जो तादाद है कास्ट करने की, वो इस दफ़ा पिछली से निस्बत इंशाल्लाह ज़्यादा होगा। अच्छा शाद साहबा, इसमें मुझे बताइएगा कि ये ख़वातीन जो कि अब अपना ये हक़ इस्तेमाल कर रही हैं, जब आप लोगों ने इनको अप्रोच किया, इनसे बात करने की कोशिश की या फिर इनकी काउंसलिंग की, तो आपको उसके पीछे वजूहात क्या पता चली? क्या वजह थी जो पहले इस तरह से आगे नहीं आई? देखें, एक तो सबसे पहले ये है कि इसमें मेजॉरिटी ये ख़वातीन हमारे वो एरियाज़ है, रूरल एरियाज़ है कि जहाँ पे पहले माजी में जितनी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं इतने कभी अहमियत इस बात को नहीं दी कि ख़वातीन को भी आगे बढ़ के वोट देना चाहिए। तो जो ख़वातीन के मोबिलाइजेशन की अगर हम बात करें तो मर्द वोटर्स की मोबिलाइजेशन ज़्यादा होती है, और जो ख़वातीन वोटर्स होती हैं उनको वो हमेशा मर्दों के ज़रिए अप्रोच करते हैं और इतना ज़ोर नहीं देते इस बात पे। एक ये बुनियादी वजह है। दूसरा ये कि अगर आप देखें ओवरऑल हमारी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के मैनिफेस्टोज हैं या उनके जो मैंडेट्स होते हैं, उसमें वो ख़वातीन की इशूज़ को उन्होंने कभी इतनी अहमियत नहीं दी कि ये भी एक पोर्शन है आबादी का जिसके मसाइल के हल की बात होनी चाहिए और इनको इंगेज करना चाहिए पॉलिटिकली एक्टिव। तो पॉलिटिकल पार्टीज़ की अदम दिलचस्पी भी एक बुनियादी मसला है। दूसरा कल्चर का भी बड़ा इशू है कि इन इलाकों में जहाँ ख़वातीन कारोबार में और मुलाजमतों में या दूसरे शोबों में या तालीम के शोबे में अगर आप देख लें, वहाँ पे इवन ख़वातीन में तालीम की बहुत कमी है। तो वहाँ पे इन ख़वातीन को जो पैगाम जो है वो पहुँचाने की कोशिश नहीं की गई, और अगर पैगाम पहुँचाया भी गया है तो उन ख़वातीन को जो माजी में कोई पॉलिटिकल सरगर्मियों में शमूलियत ना होने के बराबर रही है। इसलिए ख़वातीन जो थी वो पॉलिटिकली एक्टिव है। ये जो रूरल एरियाज़ हैं या फिर ये केपी साइड पे, बलूचिस्तान साइड पे, कुछ वहाँ की ख़वातीन पर्दा भी काफ़ी करती हैं, मर्दों का इन्फ्लुएंस ज़्यादा होता है, उनकी मर्ज़ी के बगैर वो घरों से भी नहीं निकल सकती हैं, और जाहिर है फिर ऐसे में जब मर्द ही उनको इस सारे माहौल से, इस अवेयरनेस से दूर रखेंगे तो कैसे मुमकिन है कि उनको इजाज़त मिले कि वो घरों से भी निकलें? बिल्कुल, हम अपने कल्चर में मैं मर्दों को गेट कीपर्स कहती हूँ, क्योंकि अगर ये गेट कीपर्स वहाँ पे खड़े हैं, ये आपको इजाज़त नहीं देंगे कि आप एंटर हो, आप उनकी ख़वातीन के साथ बात करें, तो आप कभी भी नहीं कर सकते। तो ये हमारा एक बुनियादी मसला रहा है, लेकिन इस मसले को ओवरकम किया जा सकता है जिस तरह अभी ओवरकम किया जा रहा है कि मर्दों को अगर इंगेज किया जाए और उनसे कहा जाए कि ये आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप अपनी ख़वातीन के लिए बंदोबस्त करें और उनको इलेक्शन के दिन लेके आएँ, और वही वो ख़वातीन को मैसेज दे दें, तो उससे वो कल्चर ओवरकम हो सकता है। लेकिन एक चीज़ और भी है, देखिए हर पॉलिटिकल पार्टीज के साथ एक्स एमपीएज, एमएनएज या इनके पॉलिटिकल वर्कर्स मौजूद हैं, जो कि इस दफ़ा हम देख रहे हैं कि बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज की जो इस्लामाबाद में और पेशावर जैसे शहरों में जो इनकी एक्स पॉलिटिकल ख़वातीन एक्टिव रही हैं, उनको आजकल मैं देख रही हूँ कि वो मुख्तलिफ गाँव में जाके बाकायदा एक हफ्ते का दौरा कर रही हैं, वहाँ पर वो रिहाइश कर रही हैं और वहाँ पर वो ख़वातीन को बराह रास्त पैगाम पहुँचा रही है, जो कि पहले नहीं किया गया था। क्योंकि हमारा आज भी कल्चर का इशू है कि मर्द अपने घर के मर्द के जरिए तो आप खातून को पैगाम पहुंचा सकते हैं, लेकिन बाहर का कोई मर्द जो है वो किसी औरत को अप्रोच नहीं कर सकता। इसलिए तरीका यही है कि इन पॉलिटिकल पार्टीज की ख़वातीन ही ख़वातीन को पैगाम पहुंचाएं। कोई एक प्रॉपर मैकेनिज्म भी बनना चाहिए जिसमें बाकायदा कोई ऐसे सेमिनार्स हों या फिर इनकी काउंसलिंग के सेशंस हों जिनमें इन ख़वातीन को बुलाया जाए, मदऊ किया जाए, और फिर जाहिर है ये वो ख़वातीन है जो हुनरमंद भी हैं और अपने घरों के अंदर रहती हैं, ये हैंडीक्राफ्ट टाइप बहुत सारे काम अच्छे करती हैं, और इनको बुलाने का एक तरीकाकार ये भी हो सकता है कि भाई आप अपनी चीज़ों को लेके आएँ और हम उन चीज़ों को देख के आपके लिए आगे कहीं कोलैबोरेशन की बात करते हैं और साथ में इनको काउंसिल किया जाए। जी, इस हवाले से मैं अपने काम का जिक्र करूंगी कि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो वुमेन वॉइसेस पाकिस्तान के तहत है, चाहे वो मेरी ऑर्गेनाइजेशन के तहत है, या इस तरह की बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस जो वुमेन लेड ऑर्गेनाइजेशंस हैं या वुमेन फोकस्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, हम इलेक्शन के दौरान नहीं, इलेक्शन से पहले ही ख़वातीन को पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में इंगेज करते हैं। हम उनको ये बताते हैं कि ये वो बुनियादी हक़ है कि जो आपको इसलिए इस्तेमाल करना चाहिए कि ऐसे लोग आएँ कि जो ख़वातीन के लिए कारोबार, तालीम, सेहत और रोज़गार के मौक़े क्रिएट कर सकें। बल्कि इस इलेक्शन से पहले हमने इतनी तैयारी की है कि ख़वातीन को ये समझाया है कि जिस पॉलिटिकल पार्टी के आपके पास लोग आते हैं तो उनसे आपने सवाल क्या करने हैं, क्योंकि आपको मैं यहाँ पे मसला बता दूँ
कि देखें जो पानी है, साफ पीने का पानी जो है, ये भी बहुत इलाकों में मुयसर नहीं होता। दूसरा, ख़वातीन की जो स्किल्स हैं, आपको मैं बताऊँ, खैबर पख्तूनख्वा या बलूचिस्तान ले लें, यहाँ पे हमारी ख़वातीन की हैंडीक्राफ्ट पूरी दुनिया में मशहूर है, लेकिन ये हैंडीक्राफ्ट आजकल डिस्कनेक्टेड है, क्योंकि इस सही। वक़्त इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ज़माना, इंटरनेट का ज़माना है, तो इस तरह की चीज़ें हैं, चले लेकिन जी, पोलिटिकल बड़ी पार्टीज़ को खुशाइंद स्पेसिफ़िक बात है कि ख़वातीन जो हैं वो अब बाहर निकल रही हैं, उनको शऊर आ रहा है और वो अपना ये हक़ राय दही इंशाअल्लाह इस आगे आने वाले इलेक्शन में इस्तेमाल करने जा रही हैं। शाद बेगम साहिबा, बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया और अपनी रागा किया। अब हमें नाज़रीन एक ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद फिर से आपको प्रोग्राम में मिलते हैं, लेकिन राइट आफ्टर दिस ब्रेक। आउट ऑफ कंट्रोल है दुनिया, बोल है तेरी दुनिया, बोल है। जी वेलकम बैक नाज़रीन, और इस वक्त बड़े ज़बरदस्त मेहमान हमें ज्वाइन कर चुके हैं जो कि हमें करारे करारे नोटों के बारे में बताएंगे। इस वक्त ज़फ़र पराचा साहब मेरे साथ हैं, जो कि जो एक्सचेंज कंपनी एसोसिएशन है उसके जनरल सेक्रेटरी हैं, इकोनॉमिस्ट भी हैं। बहुत सारी बातें इनसे हमें करनी है, लेकिन उससे पहले मुझे कुछ बात करनी है एक हीरो पाकिस्तानी की। गिलगित से ताल्लुक़ रखने वाली पाकिस्तानी MM फाइटर हैं अनीता करीम, जिन्होंने एक और बड़ा एजाज़ अपने नाम कर लिया है। थाईलैंड में होने वाली वन चैम्पियनशिप में इतालवी हरीफ को शिकस्त देकर टाइटल अपने नाम किया है। इस वक्त अनीता करीम हमें ज्वाइन कर चुकी है। अनीता, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर शो। बहुत बहुत मुबारकबाद आपको, कैसा महसूस कर रही हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। अच्छा, वैसे मुझे बताइएगा, इस चैम्पियनशिप तक पहुंचने का जो सफ़र था, जो आपने प्रैक्टिस की, मेहनत की, कुछ उसका हाल अहवाल हमें दीजिए, फिर हम आपसे पूछेंगे कि उस मोमेंट पे आपके जज्बात क्या थे। यहाँ तक पहुँचना बहुत बड़ी बात होती है। बहुत से मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, नॉट इजी, स्पेशली MMA इतना इजी गेम भी नहीं है। बट जब सेम जितनी आप मेहनत करेंगे आप उतना ही आगे जा सकेंगे। उसके लिए हमने बहुत मेहनत की थी फाइट के लिए, और अल्हम्दुलिल्लाह उसका रिजल्ट भी आया। और आफ्टर दैट अच्छा लगता है कि मेहनत जाया नहीं गई। नहीं, ज़बरदस्त, आपको ज़ाहिर है कौम की दुआएं भी लगी हैं। अच्छा, मुझे अनीता ये बताइएगा कि जब आपको वहाँ पर पता चला कि आपका तालवी हरीफ से अब ये लास्ट सेशन हो रहा है जिसमें जीत और हार का फैसला होगा, किसी मोमेंट पे आपको लगा कि नहीं, ये हावी वो हो जाएगी, मैं नहीं कर पाऊंगी, या फिर थ्रू आउट आप उस पर हावी रहेंगे? ये हमें पहले जब फाइट हमारी डिसाइड होती है, 2 महीने पहले हमारी फाइट डिसाइड होती है। उसके बाद फिर हम अपनी ट्रेनिंग उसी तरह स्टार्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू जो हमारे ओपोनेंट का स्टाइल है, क्या करती क्या नहीं करती। बट अल्हम्दुलिल्लाह स्पेशली मेरा भाई मुझे ज्यादा ट्रेन करता है उलूमी, तो जो हमने गेम प्लान किया था हमने वही किया। और शुरू से यही था कि पहला उसका मुझे पंच थोड़ा सा हल्का लगा, तो ऐसे इतना वो थोड़ा सा मुश्किल नहीं है कि बस मैं निकल ली। अच्छा, वैसे ये जो पंचेस आपने अभी आपने बताया कि आपका भाई आपको ट्रेन करता, कभी भाई पे चलाएं? जी, इसीलिए तो यहाँ तक आई हूँ। कभी उन्होंने मारा, कभी मैंने मारा। अच्छा, वैसे लड़कियों के बारे में तो कहा जाता है कि भाई ये इस तरह का खेल नहीं खेलना चाहिए, जाहिर है आगे शादी होनी होती है, कोई हड्डी वड्डी टूट जाए, कोई मुंह पे बुरी चोट लग जाए तो काम ज़्यादा ख़राब हो सकता है। कभी ऐसी बातें सुनने को मिली हैं या फिर नहीं, बड़ी सपोर्ट थी फैमिली की थ्रू आउट? यही चीज़ें हमने स्पेशली जो MMA के थ्रू हमने लड़कियों को यही पैगाम देना है कि आप खुद भी थोड़ा सा इंडिपेंडेंट हो जाए, खुद भी एक स्ट्रॉन्ग वुमेन की तरह बाहर जाए, अपने काम खुद करे। ये है कि इतना कुछ नहीं होता, कोई मुंह शू तोड़े, कुछ भी नहीं। आप जिस चीज से खुश है बस वही चलता है। तो आपको ये शौक कैसे पैदा हुआ था? मेरा बचपन से यही था कि मेरे जो 2 बड़े भाई है एहतिशाम और सुल्तान, वो हमारे हेड कोचेस हैं, और उलूमी वो भी फाइट करता और मुझे साथ साथ ट्रेनिंग भी करवाता। बट शुरू से यही था कि मैं भी इतनी भाइयों के साथ कभी बाहर जाना, मैं खुद बाहर जाना चाहती थी, कहीं पर कोई मसले हो मैं खुद हैंडल करना चाहती थी शुरू से ही। बट ये है कि हमारा सोसाइटी इस तरह का कि आप पढ़ाई कर लो, उसके बाद फिर पढ़ाई खत्म हो गई तो उसकी शादी करवाओ, बच्चे इन जिम्मेदारियों में, उसके अलावा कोई लड़की की कोई लाइफ ही नहीं है।
तो मुझे ये बताइएगा अनीता, तुमने क्या बनना है। सही बात है, नहीं ऐसा ही है और बड़ी अच्छी बात है कि आपने अपने इस पैशन को बरकरार रखा और आप इस स्टेज तक पहुंची हैं। थाईलैंड जाने के लिए स्पॉन्सर्स मिले, किस तरह से आपने मैनेज किया? किसी को सपोर्ट, हुकूमती सपोर्ट आपको मिली या बिल्कुल नहीं? प्राइवेट कंपनीज हमें स्पॉन्सर्स करती है, वो भी बहुत मुश्किल से। गवर्नमेंट की तरफ से हमें कोई भी कुछ भी हेल्प नहीं मिलता शुरू से, न मुझे न लाइक दूसरे भी फाइटर्स हैं वहाँ पर, मेल फाइटर्स हैं जो लाइक इस तरह वहाँ पर पड़े हुए आने जाने का मसला होता है, स्पॉन्सर्स की ज़रूरत होती है। और यहाँ पर ये है कि मुझे अभी जो स्पॉन्सर कर रहा फेटेक्स जो थाईलैंड में है वो मुझे स्पॉन्सर करता है। बाकी पाकिस्तान से टैलेंट टेक, टॉप सिटी, आबिद, जहांगीर भाई, मैग्नेस, इस तरह जो दूसरे कंपनीज है जो स्पोर्ट्स को लाइक करते हैं, जिनको पता है कि ये हमारे एथलीट्स है, टैलेंट की कदर करनी चाहिए, वो करते हैं। बाकी बिल्कुल नहीं। जी, हम आपके टैलेंट की कदर करते हैं। माशाल्लाह आपने पाकिस्तान का नाम रोशन किया और इसके पीछे आपकी बड़ी मेहनत और लगन थी जिस पर आपको एक्नॉलेजमेंट मिलनी चाहिए। मुझे ये बताएगा कि जिस वक्त ये अनाउंस हुआ कि अनीता करीम इज द विनर, उस मोमेंट पे आपके क्या जज्बात थे? बहुत अच्छा लगता है जब मैं अपना नाम सुनती हूँ। अच्छा जी, जबरदस्त। नहीं जाहिर है भाई, अब हमें भी खुशी हो रही है तो आपको तो कहीं ज्यादा हुई होगी। क्या मैसेज देंगी बच्चियों को, लड़कियों को कि वो इस खेल को क्यों ज्वाइन करें? देखिए, मिक्स मार्शल आर्ट आपको सेल्फ डिफेंस सिखाता है, जो हर लड़की के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आप अपने भाइयों को, बहनों को, फिर फर्दर आप अपने बच्चों को भी सिखा सकते हैं और आप खुद एक लाइक कॉन्फिडेंस फील करेंगे अपने अंदर कि नहीं, मैं कर सकती हूँ, मैं यहाँ खुद जा सकती हूँ, मैं ये मुश्किल काम कर सकती हूँ। और अगर आपने फाइटर बनना है तो अल्हम्दुलिल्लाह भी पूरे पाकिस्तान में एमएमए के जिम बने हुए हैं, आप जाएं, आप ट्रेनिंग कर ले। आपने नहीं बनना, एटलीस्ट आप सेल्फ डिफेंस जरूर सीखें। जबरदस्त, थैंक यू सो मच अनीता, बहुत शुक्रिया एंड मेनी कांग्रेचुलेशन अगेन। ऐसे ही मेहनत करती रहे, पाकिस्तान का नाम, पेरेंट्स का नाम रोशन करती रहे। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अब हम आ जाते हैं कुछ नोटों की बात पर ना, जिसको लोग बहुत कान लगा के सुनते हैं कि बताएं कहाँ से बनेंगे, कहाँ से मिलेंगे। तो काला धन जो कमाने वाले हैं उनके लिए बुरी खबर है। स्टेट बैंक ने तमाम मालियत के नए करेंसी नोटों को लाने का फैसला किया है। डिज़ाइन का फ्रेमवर्क शुरू हो गया है, मार्च तक ये काम मुकम्मल होने का इम्कान है। इस पर आप एक रिपोर्ट देखिए, फिर जफ़र साहब हमारे साथ हैं, वो बताएंगे कि आखिर इसके पीछे क्या वजूहात हैं, क्यों ये फैसला किया गया। जफ़र साहब मुझे ये बताएगा कि इस वक्त पाकिस्तान में जो सिचुएशन है मुआशी तौर पर, फिर आपको पता है कि आगे इलेक्शंस भी आ रहे हैं, बहुत सारे मैंने तज्ज़ियाकार हैं जिनको ये सुना है, जो कि इकोनॉमिस्ट हैं, एक्सपर्ट हैं, वो ये बात कर रहे हैं कि इस मौके पर एटलीस्ट ये पॉलिसी नहीं होनी चाहिए थी। वैसे तो फौरी तो नोट आ भी नहीं रहे, 2 साल लगेंगे ज़ाहिर है इस सारे प्रोसेस में, लेकिन ये जो फैसला किया गया इस वक्त, जो किया गया, क्या ये ठीक है? देखिए जनाब, बात यह है कि कई हलकों की तरफ से ये डिमांड आ रही थी कि 5,000 रुपये का नोट बंद किया जाए और काला धन जो है वो हमारी नेशनल इकनॉमी का हिस्सा बन जाए। तो ये भी मुतालबात है, और जो आपने फरमाया कि इस वक्त इलेक्शन का दौरान है, ये सब कुछ है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो फ़ैसला किया गवर्नर स्टेट बैंक ने वो सही वक्त पे सही फ़ैसला है। वो इसलिए कि आने वाली गवर्नमेंट के लिए ये फ़ैसला करना खासा मुश्किल काम है, वो क्योंकि उनकी अपनी सियासी मसलहतें होती हैं और जो आपस में बारगेन होती है, क्योंकि ऐसा नज़र आ रहा है अभी भी कि किसी भी एक जमात की हुकूमत नहीं होगी। तो ये फ़ैसले जो इस वक्त हो रहे हैं निगरान हुकूमत के दौर में, बड़े फ़ैसले हो रहे हैं, मैं समझता हूँ सही फ़ैसले हो रहे हैं। तो ये जमील साहब ने आप लोगों को लूप में लेके फैसला किया या फिर ये बस हो गया फैसला? नहीं, हम लोग तो इस लूप में नहीं है ना, हमारा इसके अंदर कोई रोल है इतना ज़्यादा कि हम इतने बड़े इसके स्टेक होल्डर नहीं हैं। मेन तो इसके स्टेक होल्डर बैंक्स हैं, या अगर आप देखा जाए तो पब्लिक है, जिसके लिए उन्होंने, मैं समझता हूँ कि एक रोड मैप दिया है, प्रोग्राम दिया है, और ये कोई अचानक नहीं हो रहा। राइट टाइम मैं इसलिए कह रहा हूँ कि उन्होंने जैसे कहा मार्च तक हम कंपटीशन कराएंगे और फिर तकरीबन 2 साल लगेंगे, और उन्होंने ये भी कहा कि हम इंडिया की तरह अचानक से नोट को डीमोनेटाइज नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे कि ये चेंजेबल नहीं है।
तो ये ग्रेजुअली होगा। अच्छा, मेरे जहन में इसलिए आया कि ज़ाहिर है आप लोगों को जो ये लोग जिन्होंने भी अपने पास गैर मुल्की करेंसी भी रखी होती है, जब वो एक्सचेंज करने आते हैं तो उसका डेटा भी आप लोगों के पास होता है, तो आपको भी आइडिया होगा कितना सर्कुलेशन में है, कितना लोग आ रहे हैं जा रहे हैं लेकर। एनी हाउ, इसमें अब ये जो इसके फ़वाइद सामने आ रहे हैं वो ये बताया जा रहा है कि एक तो जो लोगों ने घर में रखे होंगे वो बाहर निकलेंगे, क्योंकि ज़ाहिर है उन्हें होगा कि आगे चेंज हो जाने तो हमें इनको अपनी सेफ में रखने का फ़ायदा नहीं है। इसके अलावा क्या फ़वाइद है इसके, इस पॉलिसी? देखिए, इसके बहुत सारे फ़वाइद हैं, मल्टीपल। देखिए, आपके मुल्क में इस वक्त जो टेररिज्म है वो उरूज पे है, और ये टेररिज्म में जो भी पैसा इस्तेमाल होता है वो मोस्टली पाकिस्तानी रुपया होता है, और पाकिस्तानी रुपया स्मगल होकर पहले बाहर जाता है, फिर आपके जो बॉर्डर्स हैं वहाँ के ऊपर इसकी डिस्ट्रीब्यूशन होती है। तो ये भी एक बहुत बड़ा एलिमेंट है, नंबर 1। नंबर 2, जो इस वक्त जाली करेंसी है, फेक करेंसी, वो बहुत ज़्यादा सर्कुलेशन में आ गई है ड्यू टू हमारे यहाँ जो फटाफ की वजह से हमने अपने रूल्स को चेंज किया। सही। और इसके साथ साथ जो हमारे यहाँ KYC और AML के हवाले से पूछगछ बढ़ गई है। अच्छा। तो इस दौरान जो नकली नोटों का काम करने वाले हैं, जाली नोटों का, वो एक्टिव हो गए और उन्होंने बहुत ज़्यादा करेंसी छापी, और लोगों के घरों में जो पैसे हैं या करेंसी नोट्स हैं, चाहे वो पाकिस्तानी करेंसी हो चाहे फॉरेन एक्सचेंज हो, तो अब ये नहीं पता कि इसमें जो फेक नोट्स हैं वो कितने हैं। तो ये मल्टीपल किस्म की इसमें फ़वाइद हैं। तो देखिए ज़फ़र साहब, चेक एंड बैलेंस जब तक नहीं रखा जाएगा तब तक तो मेरा ख्याल है नोट चेंज करने का फ़ायदा भी नहीं। देखिए, चेक एंड बैलेंस करने का एक ये बहुत बड़ा टूल है कि जब लोग इसको चेंज कराएंगे, अच्छा, तो वो जो पता लगेगा इस फेक नोट्स कितने हैं और ओरिजिनल नोट्स कितने हैं, पहली बात। फिर उसका डाटा हमारे पास आएगा, और सबसे बड़ी बात यह है कि जो लोगों के पास पैसे घरों में डंप हैं किसी भी शक्ल में, लॉकर में या कहीं, वो नेशनल इकनॉमी का हिस्सा बनेंगे। जो इस वक्त हमको अपनी इकनॉमी के अंदर ये अशद ज़रूरत है, बहुत अशद ज़रूरत है। और फिर सिर्फ नेशनल इकनॉमी का हिस्सा बनना नहीं होता, आपका GDP भी बढ़ता है, आपका टैक्स टू GDP वो भी बेहतर होता है, आपका एम्प्लॉयमेंट भी बेहतर होता है। तो ओवरऑल हर चीज़ बेहतर होगी, और लोगों को कॉन्फिडेंस आएगा कि हम जो अपना पैसा है वो या तो बैंक्स में रखें या हम अपने पैसे को किसी बिजनेस में लगाएं। देखिए, ये जो नोट तब्दील होने की बात हो रही है, इससे लोगों में घबराहट है, ख़ास तौर पे उन लोगों में जिनके पास ब्लैक मनी है, तो वो कहीं ना कहीं अब इसको इन्वेस्ट करेंगे। तो मकसद ये हमारा कि ये पैसा जो है ना बाहर निकले और एक मईशत का पहिया चले। बिल्कुल। और ये जब से 5000 का नोट आया था तब तो उसके बाद से तो ज़्यादा ये चीज़ थी कि भाई ये ब्लैक बड़ा फ़ायदा पहुंच रहा है ब्लैक मनी वालों को, उनके ज़ाहिर है कि ये अमाउंट रखने में भी आसानी है जब बड़ा नोट होगा। अब इसमें मेरे सुनने में आया कि जो सिक्योरिटी फीचर्स भी कोई नए मुतारिफ कराए जा रहे हैं नोट में, वो किस किस्म के सिक्योरिटी फीचर्स हैं? देखिए, आपके ही प्रोग्राम के अंदर मैंने बात की थी कुछ अर्सा पहले कि जाली करेंसी पे बात हुई थी, तो मैंने इनसे कहा था कि अब हमको चाहिए पॉलीमर नोट लेके आएँ। मैं समझता हूँ वो जो प्रोग्राम हुआ था वो बहुत ज़्यादा उसको लोगों ने पसंद किया गया था, और ये वही वजह बन रही है ये नोट चेंज होने की कि पॉलीमर नोट लेके आए, जिसको हम प्लास्टिक का नोट कहते हैं। नए फीचर्स भी लाए, लेकिन उसके साथ साथ हम प्लास्टिक के नोट पे अगर चले जाते हैं तो उसके अंदर फेक करेंसी तकरीबन नामुमकिन है आना। सही। और इस दौरान हमने ये देखा है कि ये जो गवर्नमेंट चेंज हुई और जो हमारे मुल्क के हालात बने, तो हम पहली दफ़ा देख रहे हैं कि फ़ॉरेन करेंसी और प्लस लोकल करेंसी इतनी बड़ी तादाद में हमारे पास फेक करेंसी आ रही है, जो कि कभी नज़र नहीं आई। और एक ये बहुत बड़े पैमाने पे शिकायत हुई, गवर्नर स्टेट बैंक साहब और जो हमारी स्टैंडिंग कमेटी सेनेट की, वहाँ पे भी ये सवालात उठे, और इतने अच्छे वो नोट बने हुए थे कि उन्होंने भी कहा कि मैं इसको नहीं पहचान सकता। तो ये इस वक्त की बड़ी सख्त ज़रूरत है, और हमको अपनी इकनॉमी को भी ठीक करना है, और हमको ये जो फेक करेंसी है वो भी, टेररिज्म भी ठीक करना है। बिल्कुल ऐसा ही। तो इस वक्त बहुत, बल्कि मैं तो कहता हूँ 2 साल का टाइम ज़्यादा है, बिल्कुल। इसको जल्द से जल्द होना चाहिए। अच्छा, अभी यही सवाल मेरे जहन में आया था कि भाई इसका इम्प्लीमेंट कब से होगा? तो इसमें ये एक तो जो पुराने नोट हैं इनका निकलना ज़ाहिर सर्कल में से, ये मरहलावार होगा, कैसे होगा ये भी बताएगा, और दूसरा ये जो नए नोट हैं इनको कब मतलब इसकी इम्प्लीमेंटेशन, या फिर जब ये ज़ेरे गर्दिश कब से आना शुरू होंगे? देखिए जनाब, ये जो नए नोट है
वो जब तक स्टेट बैंक इशू नहीं करेगा तो वो तो गर्दिश में नहीं आएंगे। 2 साल ही यानी लगेंगे। उन्होंने 2 साल, ठीक है। और बाकी जो पुराने नोट हैं वो ग्रेजुअली इस जाते जाएंगे सेंट्रल बैंक को, और वो वहाँ पे जाके डंप होंगे, जो भी उसका तरीका है ज़ाया करने का, और इसी तरह ग्रेजुअली नए आना शुरू हो जाएंगे। लेकिन मैं इस हक में हूँ, मेरी ये सजेशन है कि ये जो भी कुछ है जल्द अज जल्द होना चाहिए। क्योंकि असल में जफर साहब आपको याद होगा कि भारत में, हमारे हमसाया मुल्क में ही कुछ ऐसी सिचुएशन हुई थी कि जब ये एकदम उन्होंने भी करेंसी नोट चेंज किया तो वहाँ तो लाइनें लग गई थी लोगों की ना, परेशान हो गए थे कि वो वापस कराने के लिए नोट आए कि भाई ये तो चेंज कर दिया आप लोगों ने, तो यहाँ पैनिक की सिचुएशन ना क्रिएट हो, ऐसा तो नहीं होगा? देखिए पैनिक की सिचुएशन तो नहीं क्रिएट होगी कि जैसे कल गवर्नर स्टेट बैंक साहब ने फरमाया, जमील साहब ने, उन्होंने लोगों का जहन साजी कर दी है, उन्होंने रोड मैप दे दिया है क्लियर कट कि जी हम ये करने जा रहे हैं और इतने अरसे में करने जा रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि वो इंडिया वाली मिसाल यहाँ यूँ नहीं है कि उन्होंने तो ओवर द नाइट अपने जो नोट से उनको डिमोनेटाइज कर दिया, उन्होंने कहा आज से बंद, आप चेंज कराएं, तो इसलिए वहाँ पे एक जो लाइनें लग गई थी ये हो गया था। लेकिन मैं ये फिर भी ये दोबारा से कहूँगा कि इसको जल्द अज जल्द करना चाहिए, और जितना जल्द करेंगे उतना अच्छा होगा, उतना लोगों को कम नुकसान होगा। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। क्योंकि जो अक्सर लोग बेचारे जिनके पास ये नोट्स हैं, जो मासूम लोग हैं, वो जब लेके जाते हैं किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में, तो वो नोट को या तो उसको वो क्रॉस कर देता है या वो पुलिस को रिपोर्ट करता है, तो जबकि वो बेचारा बिल्कुल इनोसेंट होता है। वही जफर साहब, आप तो खैर ये एडमिशन की फ़ीस की बात कर रहे हैं, मैंने तो एक नॉर्मल शॉप्स जो कि ये सूप की छोटी मोटी शॉप्स होती हैं उन पे देखा है कि वो काउंटर पे जो बैठे हैं बता रहे हैं जी डेली इतने नकली नोट आते हैं, ये तो हमें अब पता चल चुका है देख देख के कि कैसे लोग चला रहे हैं। एनी हाउ इसका ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि फौरी इस पर काम होना ज़रूरी है। मुझे ये बताइएगा, कुछ ऐसी खबरें भी हैं कि FBR को फेडरल बोर्ड ऑफ रिवॉल्व करने का फैसला हो रहा है, इसकी क्या वजूहात थी जो ये फैसला किया जा रहा है, क्या सोच के कर रहे हैं? देखिए जनाब, बात यह है कि ये फैसला बहुत खुश आइंद है और बर वक्त है, और उन्होंने तो ये फ़ैसला कल हमारी काबीना ने इसको इंट्रोज कर दिया है, और फिर साथ ही उसके कुछ लम्हों के बाद इलेक्शन कमीशन ने उस फैसले के ऊपर एतराज़ उठाया, और उन्होंने कहा कि जनाब आप चूँकि केयर टेकर सेटअप हैं तो आप ये बड़ा फ़ैसला नहीं कर सकते, जो कि मुझको बात समझ में नहीं आई कि जब वो हमारी SIFC और दीगर केयर टेकर गवर्नमेंट बड़े बड़े फ़ैसले कर रहे हैं तो सिर्फ इस पे ही एतराज़ क्यों। तो यहाँ पे एक स्टिग्मा नज़र आया कि जनाब ये ब्यूरोक्रेसी नहीं चाहती अपने हाथ से पावर्स को निकालना। तो अब ये पॉसिबल आप होता देख भी रहे हैं या नहीं? जी मुझे तो पॉसिबल होता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि कल उन्होंने, हमारी गवर्नमेंट ने ये कहा है कि हम इसको प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस के ज़रिए इसको कर देंगे। इससे फ़ायदा क्या होगा? इससे फ़ायदा ये होगा, देखिए अभी तो जो इम्प्लीमेंट करने वाले हैं वही पॉलिसी मेकर हैं, सही है, तो वो अपनी मर्ज़ी की पॉलिसी बनाते हैं। अभी ये होगा कि पॉलिसी बोर्ड अलग होगा और इम्प्लीमेंटेशन अलग होगी, तो ये एक बहुत अच्छा इक़दाम है जो मैं समझता हूँ कि हर इदारे में ऐसा ही होता है। फिर होगा क्या कि रीस्ट्रक्चरिंग होगी, करेंगे क्या इसको डिसॉल्व करने के बाद? फिर ये जो टैक्स कलेक्शन का सिस्टम हमारे यहाँ ऑलरेडी इतना पीछे है, या फिर लोगों को उस पर ट्रस्ट नहीं है, तो इसकी ऊपर फिर क्या आप होता देख रहे हैं? एक्चुअली ये इदारा FBR का डिसॉल्व नहीं हो रहा, अच्छा, इसकी रीस्ट्रक्चरिंग हो रही है, और इसमें जो आपका जो पॉलिसी बनाते हैं, क़वानीन बनाते हैं, उस बोर्ड को अलग किया जा रहा है, उसका एक बोर्ड बनाया जा रहा है। और अक्सर इदारों में ऐसा ही है, चाहे आपका सेंट्रल बैंक हो, चाहे आपके मुख्तलिफ इदारे हों, तो FBR में ऐसा नहीं है कि जो टैक्स कलेक्ट करने वाला है मेंबर बोर्ड वही फैसला करता है। यानी रहेगा फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ही, लेकिन अंदर डिपार्टमेंट्स मुख्तलिफ हो जाएंगे, उसकी रिस्ट्रक्चरिंग उनको मजीद खुद मुख्तार बना रहे हैं, मजीद उनको एम्पावर कर रहे हैं, और हर जैसे आपका IRS है जिसमें आपका टैक्स आ जाता है, कस्टम आ जाता है, उसका एक अलग DG होगा, और इसी तरह जो आपके I&I है उसका अलग DG होगा। तो एक तरह की अथॉरिटी भी बन जाएगी और एक खुद मुख्तार भी हो जाएंगे। उनको जो टारगेट्स दिए जाएंगे उनको टारगेट्स को पूरा करने में आसानी होगी, इसमें कोई बुराई नहीं है, और दुनिया में ऐसा होता है, और हमारे मुख्तलिफ इदारे ऐसा ही करते हैं। जैसे मुख्तलिफ वजारतें हैं या आपकी जो काबीना है वो एक फ़ैसला कर देती है, फिर उस पर नीचे इम्प्लीमेंट शुरू हो जाता है जो भी वजारत होती है। तो इसमें भी ऐसा ही होगा, यानी कि कमिश्नर या चीफ कमिश्नर का इख्तियार नहीं होगा
कि जी आप इसको से कि अगर आपकी कोई एमनेस्टी आई है, वो जिसको मर्जी, हमने देखा कि जो प्रोटेक्टेड बाय एमनेस्टी जो है हमारी प्रोटेक्टेड बाय सुप्रीम कोर्ट है, लेकिन उसके बावजूद भी नोटिस इशू हुए तो वो अपनी मर्जी का कोई सर्कुलर निकाल देते हैं। तो अब ये तो गवर्नमेंट के अंदर गवर्नमेंट हो गई ना, बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये बेहतरी की तरह चलें जी, बड़ी अच्छी बात है कि अगर हम रेजिस्टेंस आएगी ख़ास तौर पे ब्यूरोक्रेसी की तरफ से, क्योंकि हमने देखा इस वक्त तक SIFC जो है वो इतनी ज़्यादा कामयाब नज़र नहीं आ रही, वो बेबस नज़र आ रही है, ब्यूरोक्रेसी और मुख्तलिफ हर्डल्स उनके सामने आ रहे हैं। तो ये चीज़ें जब आप ठीक करेंगे तो हर्डल्स भी आएंगी और रेजिस्टेंस भी ज़ाहिर है आपको फेस करना पड़ेगी। बहुत शुक्रिया ज़फ़र साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और नाज़रीन, अब 11 मार्च को ये एक वो होगा कंपटीशन ही कह लें, जिसमें जो नोटों के डिज़ाइन है वो आर्टिस्टों को बोला गया है कि आप बनाएं, फिर आपको इनामी रकम भी मिलेगी। तो देखते हैं ये अमल कब तक मुकम्मल होता है, जल्द से जल्द मुकम्मल होना चाहिए। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।